क्या एमबीए चाय वाला एक स्कैम है? 125 करोड़ लोगों की अपनी पहचान हम बना के ही काम करेंगे। शायद हाँ और शायद ना भी। फेम, जहाँ फेम होता है वहाँ हेट भी होता है। वरना बिल्कुल सिंपल है। दिस इज़ नॉट जस्ट अनदर वीडियो ऑन एमबीए चाय वाला जहाँ उनकी तारीफ की जा रही हो या फिर हेट दिया जा रहा हो, बल्कि इन दिस वीडियो हम लोग पूरे फ्लॉज की बात करेंगे इनके मॉडल में। क्या ये प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, इनकी टर्न अराउंड की बात करेंगे, इफ़ इट इज़ पॉसिबल और नॉट। ये बस मेरे आइडियाज़ नहीं होंगे बल्कि मेरे सेकेंडरी रिसर्च किए हुए और अपने एमबीए इन मार्केटिंग की किताबी नॉलेज, केस स्टडीज़ और एक्सपीरियंस से होंगे। सो बस अपने हाथों को कुछ देर के लिए स्क्रीन से हटा लीजिए, हमें सब्सक्राइब करने के बाद, और चलिए कुछ इंपॉर्टेंट जानते हैं। हम इस पूरे वीडियो को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। नंबर 1, हाउ फ्रेंचाइजी मॉडल वर्क्स। नंबर 2, हाउ एंड व्हाई बिगेस्ट फ्रेंचाइजीज ऑफ द वर्ल्ड ऑपरेट। नंबर 3, हाउ एमबीए चाय वाला ऑपरेटेड एंड देयर लूप होल्स। नंबर 4, इज देयर एनी टर्न अराउंड फॉर हिम। अगर आपको इनमें से किसी भी पार्ट की नॉलेज हो तो आप उस सेक्शन को स्किप कर सकते हैं। टू अंडरस्टैंड हाउ फ्रेंचाइजी मॉडल वर्क्स, हमें ये जानना जरूरी है कि फ्रेंचाइजी होता क्या है। अगर सिंपल भाषा में कहें तो एक ऐसा बिजनेस जहां एक बंदा या एक ग्रुप किसी बड़े नाम वाले कंपनी के ब्रांड नेम, उनके प्रोडक्ट्स और उनके सर्विसेज बेचता है और बदले में एक इनिशियल फी, जिसे हम फ्रेंचाइजी फी भी कहते हैं, साथ में अपने रेवेन्यू का कुछ हिस्सा उस कंपनी को देता है जो कि प्री डिसाइडेड कॉन्ट्रैक्ट में होता है। अब एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो पटना में एक XYZ लोकल स्टोर है जो कि पेट की सप्लाई बेचती है। पटना में सक्सेसफुल होने के बाद वो अपने रिटेल स्टोर को और बढ़ाना चाहती है, तो उसके पास 2 ऑप्शन है। ध्यान दीजिएगा, मैं रिटेल स्टोर के एक्सपेंशन की बात कर रहा हूँ। बिजनेस बढ़ाने के और भी तरीके होते हैं, लाइक वर्टिकल एक्सपेंशन, हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन, प्रोडक्ट एंड मार्केट डेवलपमेंट, डिफरेंशिएशन और भी बहुत कुछ। लेकिन इस ओनर को बस अपना स्टोर एक्सपैंड करना है, और वो या तो अपने पैसे लगाकर खुद के स्टोर खोल सकता है, जिसके कई नुकसान, जैसे कि हाई कैपिटल, एंड वो शायद एक बड़ा ब्रांड ना बन पाए अगर उतने पैसे नहीं है तो। और दूसरा ऑप्शन है कि वो फ्रेंचाइजी मॉडल में किसी दूसरे शहर में, जैसे कि रांची में, किसी और को अपने ब्रांड के नाम पर स्टोर खोलने बोले, कुछ इनिशियल फी और रॉयल्टी ऑन रेवेन्यू बेसिस पर। इसमें दोनों का फायदा होता है। जो रांची के स्टोर का ओनर है उसे XYZ का ब्रांड नेम, ट्रस्ट, इतने सालों का बिजनेस एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज और मार्केटिंग सपोर्ट मिला, जिससे कि उसे ज्यादा बिजनेस की नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ी एंड रिस्क भी बहुत कम हो गया कहीं भीड़ में खो जाने का, और XYZ का एक्सपेंशन भी हो गया बिना किसी एक्स्ट्रा एक्सपेंस के। विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ देम। अब अगर दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी की बात करें तो उनमें से कुछ नाम होंगे, जैसे कि मैकडॉनल्ड्स, KFC, बर्गर किंग, सबवे, डंकिन डोनट्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो चलिए मैकडॉनल्ड्स का एग्जांपल ले लेते हैं। सो मैकडॉनल्ड्स, अगर आप जानते होंगे तो 1940 में शुरू हुआ था। उसकी बैक स्टोरी एंड स्ट्रगल स्टोरी की बात हम आज नहीं करेंगे, वो आप उनके मूवी द फाउंडर्स में जाके अच्छे से देख सकते हैं। लेकिन यह जानना बहुत जरूरी है कि लोग उनकी फ्रेंचाइजी क्यों लेने लगे और वो फ्रेंचाइजी में घुसने का कब सोचे। उनके बर्गर्स तो नॉर्मल थे, लेकिन वो एक प्लेस था जहां सस्ता हाइजेनिक बर्गर एंड हैंगआउट के लिए अच्छी जगह थी, क्योंकि मैकडॉनल्ड ब्रदर्स के टेस्ट कंसिस्टेंट थे। तो रे क्रॉक ने SOP यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार किया, जिसमें कितना 2 टेबल के बीच में गैप होगा, कहां पर फ्राइज होंगे, कहां पर फ्रायर्स होंगे, कितना बड़ा किचन होगा, कौन से मसाले कितने देर तक डलेंगे, कहां से बर्गर बंस लाए जाएंगे, इन सब की पूरी जानकारी एक डॉक्यूमेंट में तैयार कर ली। अब इसको फॉलो करके वो एक इन्वेस्टर के पास पहुंचे जो उनके स्टोर को अपने एरिया में खोलने के लिए तैयार हुए। इसकी मार्केटिंग में खर्च किया गया। अब क्योंकि इनकी सर्विस फास्ट थी तो लोग रास्ते में फास्ट एंड अच्छे से टेस्टी बर्गर को दोनों जगह एंजॉय करने लगे, जहां टेस्ट में एकदम डिफरेंस नहीं था, ना ही सर्विस में। साथ में कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए मिस्टर क्रॉक फ्रीक्वेंटली स्टोर्स विजिट करते थे, और फिर ये प्रोसीजर रेप्लिकेट करते करते कई और इन्वेस्टर्स जुड़ते गए, और मैकडॉनल्ड्स आज जहां है हम सब जानते हैं। तो अगर इसे समराइज करें तो एक फ्रेंचाइजी के लिए ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, क्वालिटी, ग्रेट ब्रांडिंग ऑफ कंपनी विथ SOP, a great and calculated location, regular audit and monitoring, story to sell, unique selling proposition, जैसे कि मैकडॉनल्ड्स के केस में उनकी स्पीड थी, एंड एट लास्ट ट्रेनिंग एंड सपोर्ट, और बाकी चीजें जैसे कि फ्रेंचाइज एग्रीमेंट, फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज तो बस एक छोटा पार्ट है। तो अब हम आजकल के न्यू एज्ड हाइप्ड फ्रेंचाइजीज जैसे कि एमबीए चाय वाला की बात करते हैं। तो एमबीए चाय वाला की शुरुआत बस 20 से 30 हजार इंडियन रुपीज में 2016 में एक छोटे से ठेले और केतली के साथ हुई, और उनका मॉडल काफी ज्यादा सिंपल था, थोड़ा सा इंग्लिश, चाय के ट्रायल्स और कस्टमर के पास जाके पर्सनली बेचना। इस मेथड से वो लोगों के लिए अट्रैक्टिव बनने लगे, और ये देखते ही देखते एमबीए चाय वाला एक कम्युनिटी बन गया जहां मिलेनियल्स जाके एमबीए चाय वाला से इंटरेक्ट करने लगे। फिर एमबीए चाय वाला जाके पार्टीज एंड इवेंट्स में चाय बेचने लगे अपने सेम स्टाइल में, और धीरे धीरे जब उन्हें रियलाइज हुआ कि उनके पास पब्लिक स्पीकिंग पावर
ज्यादा अच्छी है, तो ही होप्ड इनटू सोशल मीडिया और देखते ही देखते वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के कोर्स चिपका के सेंसेशन बनने लगे। एंड दिस वे he built his personal brand selling stories, success and inspiration। और यहीं पर वो चीजों को समझ नहीं पाए, उन्होंने अंधाधुंध पीआर करवाया। एंड फन फैक्ट ये है कि एमबीए चाय वाला में एमबीए का मतलब मिस्टर बिलोरे अहमदाबाद चाय वाला है, उन्होंने कोई एमबीए की डिग्री नहीं की है। और उससे भी बड़ी बात गौर करने वाली ये है कि वो जब लोगों को यूट्यूब पर करोड़पति होने का दावा बेच रहे थे तो बैकएंड में इस सेंसेशन का फायदा उठाने के लिए कुछ ब्लॉग्स जिन्हें बिजनेसेस या रिसर्च का कोई ज्ञान नहीं है, वो बस मास कॉपिंग का यूज करके कुछ ऐसे आर्टिकल्स, एंड वीडियोस डाल रहे थे जिसने एक और अलग बूस्ट दिया एमबीए चाय वाला के आंधी को। बैकएंड में और भी बहुत कुछ हुआ जो मैं यहाँ बात नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ टाइम कॉन्स्टेंट। और समय के साथ एमबीए चाय वाला एज अ पर्सनल ब्रांड बनता गया इंस्टेड ऑफ अ चाय ब्रांड। अब ये थी उनकी पूरी बैक स्टोरी जो कि 2017 से अवेलेबल है ऑनलाइन। अब थोड़ी उनके बिजनेस को समझ लेते हैं मार्केटिंग टर्म्स में, यानी कि एसटीपी एंड 4 P's ऑफ मार्केटिंग से। एसटीपी मतलब कि सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग, और 4 P होता है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, जो कि किसी भी मार्केटिंग का कोर होता है। सेगमेंटेशन काफ़ी सिंपल था कि कोई भी जो कि एक नॉर्मल चाय पीता है, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, उसमें से उन्होंने मेजर 18 से 35 साल के एज ग्रुप को ज़्यादा टारगेट किया, मिडिल क्लास फैमिली से, स्पेशली स्टूडेंट्स, और इससे ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं बनाया। और व्हेन इट कम्स टू पोजिशनिंग ऑफ देयर कंपनी, ही यूज्ड हिज पर्सनल ब्रांड एंड पोजिशन्ड एमबीए चाय वाला एज एन इंस्पिरेशन ब्रांड। तो इनका 4 P's इनके हिसाब से यही था, प्रोडक्ट में चाय और कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स, प्लेस जहां वो बेच रहे थे वो QSR मॉडल कैफेज, बट कहां बेचना था वो एकदम क्लियर नहीं था। प्राइस वॉज बिटवीन ₹20 to ₹30 एंड फॉर प्रमोशन ही यूज्ड सोशल मीडिया एंड लेवरेज्ड पर्सनल ब्रांडिंग। लेकिन अगर देखें तो उनकी 4 P's उतनी क्लियर नहीं थी उनके एसटीपी के हिसाब से, मतलब कि उनके टारगेट सेगमेंट, पोजिशनिंग एंड 4 P's में मिसमैच था। फॉर एग्जाम्पल, इंस्पिरेशनल कॉमन टी पोजिशनिंग करके वो एक मिड प्रीमियम प्राइस पर बेचना चाह रहे थे। तो थोड़ा और डीप चलते हैं और जानते हैं कि सो कॉल्ड फ्रेंचाइजी स्कैम की शुरुआत हुई कैसे। तो जब प्रफुल्ल बिलोरे ने लोगों को करोड़ों का सपना ऑनलाइन बेचना चालू किया, तब उन्होंने मोटिवेशन की तरह फ्रेंचाइजी लेने से अर्निंग के सपने भी बेचे, और वो सपना सच हो सकता था अगर फ्रेंचाइजीज के मेन फैक्टर्स एंड पिलर्स साथ में अलाइंड होते। द पिलर्स जिसके बारे में मैंने इस वीडियो में पहले बात करी है। अगर फिर से देखें तो फ्रेंचाइजी किसी भी कंपनी के एक्सपैंड करने का एक सही तरीका है, लेकिन तब जब आपके अपने आउटलेट्स सक्सेसफुल प्रूव हुए हों अपने चलते, ना कि पर्सनल ब्रांड के चलते। इनिशियली एमबीए चाय वाला आउटलेट एक कम्युनिटी थी और उसकी वजह से उनकी चाय बिक रही थी, ना कि उनके चाय के चलते। मतलब कि अगर यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन की बात करें तो इट वाज अ कम्युनिटी नॉट हिस्ट्री, जो फ्रेंचाइजी बनाने के बाद कहीं दिखी ही नहीं। दूसरा कारण था उनका ओवर पीआर, ओवर पर्सनल ब्रांडिंग। मतलब कि पर्सनल ब्रांड इंपॉर्टेंट है, लेकिन तब जब आपका बिजनेस सक्सेसफुली तैयार हो गया हो एंड उसके कॉम्पिटिटर्स बहुत कम हो। लेकिन क्योंकि उनकी चाय एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसका अपना कोई मोड नहीं है, तो कोई भी उसे कॉपी कर सकता है और लोग 25 रुपए की चाय पीकर इंस्पिरेशन नहीं ले सकते। यहाँ लोग बर्गर किंग के शेयर्स लेके मैकडॉनल्ड्स में खाते हैं, तो बस उसी तरह नाम से कोई प्रोडक्ट बिकना बहुत ही मुश्किल साबित हुआ। जहाँ मैकडॉनल्ड्स जैसी कंपनीज किसी को भी फ्रेंचाइजी देने से पहले फैक्टर्स लाइक लोकेशन, नेटवर्थ, क्वालिटी, स्पेस और भी कई फैक्टर्स का ख्याल रखती हैं, जिससे कि उनकी आउटलेट एंड ब्रांड में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन एमबीए चाय वाला की फ्रेंचाइजी में कुछ ऐसा दिखा ही नहीं। फ्रेंचाइजी सेलिंग के नाम पर बस 10 लाख का फ्रेंचाइजी फी और एमबीए चाय वाला का नाम, इससे ज्यादा कुछ नहीं देखा गया। ना ही प्रॉपर मार्केटिंग सपोर्ट, ना ही प्रॉपर गाइडेंस, ना ही असिस्टेंस, और ना ही बाकी सारे फैक्टर्स जैसे कि लोकेशन, नेटवर्थ, कैपेबिलिटी एटसेट्रा एटसेट्रा। ब्रांडिंग के नाम पर मिस्टर प्रफुल्ल बिलोरे की पर्सनल ब्रांडिंग ही थी। उनके नाम के बिना कोई भी एमबीए चाय वाला की आउटलेट नॉर्मल महंगी चाय की टपरी लगती है। क्वालिटी कंट्रोल जीरो, और एसओपी बने तो सही क्योंकि फ्रेंचाइजी बेचनी थी, लेकिन उसे इम्प्रोवाइज नहीं किया गया, जिससे कि क्वालिटी तो एकदम खराब हुई ही, साथ में लोगों ने बैड वर्ड ऑफ माउथ भी फैलाया। अब सोचने वाली बात यह है कि लोगों ने 35 लाख देकर प्रफुल्ल भाई साहब के जेब तो 10 लाख से भर दिए, पर उसके पहले ये नहीं सोचा, ये नहीं देखा कि लोग हमारे पास चाय पीने आएंगे ही क्यों, वो भी 20 से 30 रुपए की। बस यहीं से हुआ शुरू कंप्लेंट्स, एलिगेशंस एंड रिपोर्ट फाइलिंग का सिलसिला। फ्रेंचाइजीज ने सोशल मीडिया को अपना वॉइस बनाया और सारी शिकायतें और सच्चाई भारत के नए फ्रेंचाइजी स्कैम की बाहर आने लगी। तो क्या एमबीए चाय वाला फेल हो जाएगा? तो उसका जवाब है हाँ भी और नहीं भी। ऐसा नहीं है कि चाय
चाय की फ्रेंचाइजी सक्सेसफुल नहीं है। सबसे बड़ा उदाहरण लोअर मिडिल सेगमेंट चाय चेन का है, ये वाले अमृतुल्य, और वो चाय फॉर कॉमन पीपल में बिलीव भी करती है और उनके आउटलेट्स एंड प्राइसिंग भी वैसी ही होती है एंड क्वालिटी में ऐसी कि कोई उस रेंज में कम्पीट ना कर पाए। अब क्योंकि इतना ज्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व है उनके स्टोर खोलने में और एवरेज टिकट साइज 100 रुपए से नीचे है, इसलिए लोग इवन स्टोर को मेंटेन भी नहीं कर पाते। तो अगर एमबीए चाय वाला अपने ऑपरेटिंग मॉडल, कॉस्ट ऑफ आउटलेट ओपनिंग, प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, इंप्रूविंग एसओपीज एंड क्वालिटीज जैसे फैक्टर्स पर ध्यान दे बजाय प्रोडक्ट एक्सपेंशन के बस अपने करंट ऑफरिंग्स पर ध्यान दे, तो आई थिंक एमबीए चाय वाला क्या, इवन यू कैन बिल्ड कंपनीज लाइक मैकडॉनल्ड्स। और मेरी सभी से यही रिक्वेस्ट है कि बिना सोचे समझे, बिना रिसर्च किए किसी भी फ्रेंचाइजी में पैसा ना लगाएं। भले ये पहला खुलासा हुआ है और भी न जाने कितने लोग कितने ब्रांड्स के इमोशंस में बह के अपने कितने रुपए बर्बाद कर चुके हैं, लेकिन शायद ये वीडियो उनके जैसे लोगों के लिए काफी मददगार हो सकती है। इसलिए अगर आपको लगता है कि आज कुछ जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिला तो शायद आपके एक शेयर से फ्यूचर फ्रेंचाइजी स्कैम और आपके एक लाइक से हमारा वीडियो यूट्यूब के एल्गोरिदम में दिखने लगेगा। और अगर आपको कुछ कहना है एज अ फीडबैक तो आपके एक कमेंट से थोड़ा और इम्प्रूव कर पाएंगे। और अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमारे फैमिली मेंबर बन जाइए। एक ऐसी घटना जिसने फास्ट फूड जायंट मैकडॉनल्ड्स को अंदर तक हिलाकर रख दिया। फास्ट फूड की दुनिया का एक ऐसा स्कैंडल जहां ड्रीम्स ऑफ विनिंग बिग वेयर सर्व्ड विद एवरी मील दे परचेज्ड फ्रॉम मैकडॉनल्ड्स, लेकिन वो ड्रीम बस ड्रीम ही रह गया। तो बने रहिए हमारे साथ इस पूरे वीडियो में, जहां आज हम जानेंगे कि कैसे एक जीनियस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी या एक जीनियस पुल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी काम करने के बावजूद भी एक $24 मिलियन के स्कैम का शिकार हो गया। पूरे केस में बहुत सारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज छुपी हुई है जिसे यूज करके हम कंज्यूमर्स के बिहेवियर और अपने सेल्स दोनों को बढ़ा सकते हैं। Okay, everybody ready to get your picture taken? To celebrate cheeseburger time at McDonald's, Ronald was taking pictures. तो बात है 1987 की, जब मैकडॉनल्ड्स ने एक जीनियस मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च किया इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स एंड अल्टीमेटली सेल्स। The game Monopoly has come to life at McDonald's. Win them a DLT, Coca-Cola, or $1 million. आपको बता दो कि ये कैंपेन या ऐसे कैंपेन्स का मकसद बस शॉर्ट टर्म में सेल्स एंड कस्टमर्स बढ़ाना नहीं होता, बल्कि दे वांट टू चेंज योर हैबिट एंड उनके सेल्स के फनल में एंटर करवाना होता है, जहां पर वो आपको रिवॉर्ड या पनिशमेंट देकर किसी भी हैबिट की तरफ पुश करते हैं। एंड इन मार्केटिंग टर्म्स दिस इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। और मैकडॉनल्ड्स का पर्पस था कि वो आपको रिवॉर्ड देकर उनके फूड आइटम्स आपके टेस्ट बर्ड्स पर चढ़ा दे और उसके बाद वो लॉयल्टी प्रोग्राम से आपको रिटेन कर सके। एंड इवेंचुअली व्हेन यू वांटेड टू हैंग आउट और ईट समथिंग कैजुअली, मैकडॉनल्ड्स से वो नाम होना चाहिए जो सबसे पहले आपके दिमाग में आए। So in this campaign, McDonald's use a game जिसे हम इंग्लिश में मोनोपोली और हिंदी में व्यापारी भी कहते हैं। इस पूरे कैंपेन को मैकडॉनल्ड्स मोनोपोली कैंपेन का नाम दिया गया। इस कैंपेन में मैकडॉनल्ड्स के किसी भी प्रोडक्ट खरीदने पर उसमें अटैच पीसेस मिलते थे जो लोगों को रिवॉर्ड्स दिलाते थे, इधर इन द मॉनेटरी और इन द नॉन मॉनेटरी फॉर्म। ऐसे कैंपेन्स हम भी बचपन से देखते आ रहे हैं। जैसे लक्स ने गोल्डन कॉइन हंट लॉन्च किया, शांति आंवला हेयर ऑयल ने शांति रखो सोना मिलेगा कैंपेन लॉन्च किया। जैसे मैं इस मेन मुद्दे से भटक के आपको कैंपेन्स के बारे में बताने लगा, वैसे ये आप मत भटक जाना, बस अंत तक बने रहना, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। थोड़ा सा पीजी हो गया नहीं? ठीक है, अब थोड़ा सीरियसनेस फिर से लाते हैं। इस कैंपेन को सालों तक दुनिया के डिफरेंट कॉर्नर्स में डिफरेंट नियम के साथ चलाया गया, लेकिन ये स्कैम यूएसए में हुआ जो लगातार 13 सालों तक चला। नियम काफी सिंपल येट अट्रैक्टिव, एडिक्टिव और लुक्रेटिव था। आप जब भी मैकडॉनल्ड्स से सर्टेन फूड आइटम्स खरीदते, वो आपको उनके फूड बॉक्सेस पर अटैच करके कुछ स्पेशल मैकडॉनल्ड्स मोनोपोली गेम पीसेस देते विथ अ पिक्चर ऑन इट। उन पीसेस पर डिफरेंट पिक्चर्स होते लाइक कार्स, मनी और इवन एक ट्रिप किसी एकदम कूल जगह पे। हर पिक्चर का अपना एक स्पेशल मीनिंग था। कुछ पिक्चर्स पजल्स के फॉर्म में होते और उन्हें कलेक्ट करना पड़ता इन ऑर्डर टू विन अ बिग प्राइज। कुछ कार्ड्स में $1 मिलियन के इंस्टेंट प्राइजेस तक होते। सो दिस वाज द हुक जो मैकडॉनल्ड्स ने क्रिएट किया था, जो लक्स और शांति आंवला जैसे ब्रांड्स में देखने को नहीं मिला। Which means every time you purchased something, आपको कुछ न कुछ जरूर मिलता, या तो इनकम्प्लीट 1/3 पार्ट ऑफ द पजल जिसे कंप्लीट करने के लिए आपको बस 2 ही बार और ऑर्डर करना होता, एंड देन यू कुड विन फ्री प्राइजेस लाइक मैकडी फूड आइटम्स, कैश प्राइज अप टू $1 मिलियन, फ्री ट्रिप्स, कार्स एंड इवन होम्स, या फिर इंस्टेंट कूपन्स ऑफ फ्री फूड
मैकडी मोनोपोली बोर्ड गेम जो आपको ट्रे में सर्व किया जाता था आपके खाने के साथ, उसके कुछ कलर पीसेस जिसके सेम कलर के कार्ड्स कंप्लीट करने पर अगेन यू कुड विन बिग। अपने लाइफ के फाइनेंशियल सिचुएशन को सुधारने के चक्कर में लोगों ने एक बार नहीं बल्कि कंटिन्यूअसली एट अ टाइम 2 से 3 बार खरीदना शुरू कर दिया और देखते ही देखते मैकडॉनल्ड्स का ये कैंपेन काफी वायरल हो गया एंड सेल्स 40% तक बढ़ गया। मार्केटिंग के वर्ल्ड में इस तरह के टेक्निक को मार्केट पेनिट्रेशन कहते हैं, जिसमें आप सेम प्रोडक्ट को एग्जिस्टिंग मार्केट्स यानी कि जहां वो करेंटली मौजूद है वहां पे उसकी सेल्स को बढ़ाने की कोशिश करते हो और वहां के मार्केट शेयर को कैप्चर करने की कोशिश करते हो। लेकिन किसी को पता नहीं था कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। इस गेम को कंट्रोल किया जा रहा था और देयर वाज अ मास्टरमाइंड जो इस पूरे गेम को मैनिपुलेट कर रहा था बस अपने फायदे के लिए। और मास्टरमाइंड का नाम था जेरोम जेरी जैकबसन, एक फॉर्मर कॉप जो कि एज अ हेड ऑफ सिक्योरिटी काम करता था एक मार्केटिंग कंपनी साइमन मार्केटिंग इनकॉर्पोरेशन में, who again was responsible for the promotion and management of this game campaign। यूएसए में एक नियम है कि ऐसे कैंपेन्स वो भी इतने बड़े स्केल पर कोई भी कंपनी खुद से ऑपरेट नहीं कर सकती, उसे थर्ड पार्टी एजेंसीज हायर करना ही पड़ेगा इन ऑर्डर टू रिड्यूस डिस्क्रिपेंसीज। जेरी ने पूरे गेम के डिस्ट्रीब्यूशन में एक फ्लॉ फाइंड आउट किया जिसने ये इंश्योर किया कि कोई भी हाई वैल्यू विनिंग पीसेस कैनेडियन मार्केट तक ना पहुंचे। इसका मतलब ये था कि चांसेस ऑफ विनिंग द ग्रैंड प्राइजेस वर सिग्निफिकेंटली लोअर देन इट वाज एडवर्टाइज्ड। और ये फ्लॉ जेरी के लालच को अपनी ओर और आकर्षित करने लगी एंड जेरी डिसाइडेड कि वो इन पीसेस को चुरा कर उससे मुनाफा कमाएगा एंड ही मेड अ प्लान जिसमें वो उन चुराए हुए पीसेस को अपने ट्रस्टेड पार्टनर्स को देके उसमें से मुनाफा कमाएगा। और इवेंचुअली जेरी ने बड़ी ही चालाकी से उन विनिंग पीसेस को कॉमन पीसेस से रिप्लेस कर दिया ताकि उसकी ये फ्रॉड एक्टिविटी किसी के पकड़ में ना आए। और जेरी उन चुराए हुए पीसेस को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और यहाँ तक कि कई बच्चों के हॉस्पिटल्स में भी एनोनिमसली भेजता रहा। और सेंट जूड्स चिल्ड्रन रिसर्च हॉस्पिटल में तो उन्होंने $1 मिलियन जीतने वाले गेम पीसेस तक को भेजा। लेकिन एक दिन जेरी की जिंदगी में एक और जेरी आया, जेरी कोलंबो। जेरी कोलंबो एक इटालियन माफिया से एसोसिएटेड था और जेरी कोलंबो जेरी जैकबसन का नया सहयोगी बना। कोलंबो ने भी अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को जीतने वाले पीसेस को भेजना शुरू कर दिया और जेरी जैकबसन एंड जेरी कोलंबो दोनों मिलकर इस फ्रॉड को चलाने लगे। लेकिन फिर एक इंसिडेंट हुआ जहां से कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। कोलंबो एक कार एक्सीडेंट में मारा गया और जेरी जैकबसन अकेला रह गया। इस बीच FBI को एक एनोनिमस कॉल आया जिसमें उसने FBI को मैकडॉनल्ड्स मोनोपोली फ्रॉड के बारे में बताया। फिर FBI ने एक ऑपरेशन चालू किया जिसका नाम था ऑपरेशन फाइनल आंसर, जिसमें FBI के 25 स्पेशल एजेंट्स को चुना गया। बॉलीवुड तो खामोखा ही बदनाम है। अब ऐसी चीज़ें असल में होती हैं वो भी इतने बड़े कंपनी में, तो बॉलीवुड तो बस उसमें थोड़ा सा नमक मिर्च लगाकर कहानियाँ बनाता है। माफ करना, मैं मुझसे मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। उन एजेंट्स ने इस ऑपरेशन में 20,000 फोन नंबर्स को ट्रेस किया और कई सारे सबूत जमा किए, लेकिन फिर भी उतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिल पाया। फिर जीतने वाले लोगों को ट्रैक करने के लिए उन लोगों ने शैमरॉक प्रोडक्शन हाउस के नाम से अंडरकवर ऑपरेशन शुरू किया। फिर एक बार एक जीतने वाले के अनाउंसमेंट पर ये अंडरकवर एजेंट्स फिल्म क्रू के रूप में उनके पास पहुंचे और जीतने वाले के घर गए और वहां जानबूझकर फिल्म क्रू बनके उनके तरह के सवाल पूछने लगे। FBI के इस इन्वेस्टिगेशन ने कई रेड्स, अरेस्ट्स को अंजाम दिया और इस पूरे मोनोपोली स्कैम के मास्टरमाइंड्स को अनमास्क किया एंड इन द एंड 50 लोगों से भी ज्यादा को मेल फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अंदर कर दिया गया। मैकडॉनल्ड्स ने तुरंत ही एक्शन लेते हुए साइमन मार्केटिंग से अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा और माफी के रूप में मैकडॉनल्ड्स ने $24 मिलियन रैंडम कस्टमर्स को दे दिया। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज देख लेते हैं। नंबर 1, गेमिफिकेशन। मैकडॉनल्ड्स ने यहाँ मोनोपोली को यूज करके पूरे कैंपेन को गेमिफाई कर दिया जिससे कि कस्टमर्स और इंगेज हो सके और उनके अंदर मैकडॉनल्ड्स का नाम सुनते ही एक्साइटमेंट हमेशा बना रहे। बाय टर्निंग द परचेजिंग प्रोसेस इनटू अ गेम, कस्टमर्स वर मोटिवेटेड टू कलेक्ट गेम पीसेस एंड पार्टिसिपेट इन द प्रमोशन, लीडिंग टू इंक्रीज्ड सेल्स एंड कस्टमर एंगेजमेंट। नंबर 2,
exclusive prizes and incentives. This promotion offered exclusive prizes including cash, cars, vacations and even a chance to win a multi-million dollars. और ऐसे डिजायरेबल और एक्सक्लूसिव इंसेंटिव्स के कारण मैकडॉनल्ड्स ने एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट कर दी और इससे उनके इंटरेस्ट को और बढ़ा दिया, encouraging them to participate and increase their purchase to collect game pieces. Number 3, इमोशनल कनेक्शन. इस पूरे प्रमोशन कैंपेन ने लोगों को मैकडी के प्रति और भी इमोशनली जोड़ दिया, क्योंकि इस कैंपेन में मैकडॉनल्ड्स ने बहुत सारे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि सेंट ज्यूड्स चिल्ड्रन रिसर्च हॉस्पिटल से टाई अप किया था. और इस स्ट्रैटेजी से ना ही सिर्फ इस कैंपेन में एक फिलैंथ्रोपिक एंगल ऐड किया, बल्कि आम जनता का मैकडॉनल्ड्स से एक पॉजिटिव एसोसिएशन भी क्रिएट किया. नंबर 4, मल्टी चैनल मार्केटिंग. इस कैंपेन को सक्सेसफुल प्रमोट करने के लिए मैकडॉनल्ड्स ने प्लेटफॉर्म्स लाइक न्यूज़पेपर, टीवी, इन स्टोर डिस्प्लेस जैसे सारे अवेलेबल प्लेटफॉर्म्स का यूज किया, जिससे कि दे वर एबल टू मैक्सिमाइज द रीच एंड आल्सो क्रिएट अ बuzz अराउंड द प्रमोशन, इंश्योरिंग अ वाइडर ऑडियंस एंगेजमेंट. नंबर 5, ब्रांड एफिलिएशन. एक फेमस मोनोपोली बोर्ड गेम के साथ पार्टनरशिप करने से मैकडॉनल्ड्स वाज एबल टू टैप इनटू एग्जिस्टिंग पॉपुलैरिटी एंड फेमिलियरिटी ऑफ द गेम. और एक वेल नोन और लव्ड ब्रांड के साथ मिलने से दे लेवरेज्ड द पॉजिटिव ब्रांड परसेप्शन एंड नॉस्टैल्जिया एसोसिएटेड विद द मोनोपोली टू अट्रैक्ट कस्टमर्स एंड क्रिएट अ सेंस ऑफ एक्साइटमेंट. और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन्स, क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ स्कैर्सिटी. मतलब कि जल्दी ले लो वरना तुम $1 मिलियन का मौका चूक जाओगे. मैकडॉनल्ड्स लिमिटेड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्टेन गेम पीसेस, क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ स्कैर्सिटी एंड इंक्रीजिंग द डिजायर अमंग कस्टमर्स टू कलेक्ट स्पेसिफिक पीसेस. आई होप कि आपको ये वीडियो वर्थ गिविंग टाइम लगी हो एंड हम ग्रो कर रहे हैं आपके सपोर्ट से. उतने स्पीड से तो नहीं, लेकिन योर फीडबैक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू अस. एंड इफ यू वांट टू बी पार्ट ऑफ द नोट कम्युनिटी, सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए. निखिल कामत की ये क्लिप बाहर आई एंड फिर सब लोग इंक्लूडिंग वेरियस इंस्टाग्राम पेजेस, यूट्यूब शॉर्ट्स चैनल्स एंड एवरीवन स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट रामेश्वरम कैफे. एंड देखते ही देखते ये बात आग की तरह रातों रात वायरल हो गई कि अ सिंपल इंडियन फूड कैफे चेन called Rameshwaram Cafe is earning 4.5 crore rupees per month. This sounds really insane. And with this, people like me and you started searching for them and started exploring the place by physically going there or by searching about them on various vlog channels. क्योंकि जहाँ हम Instagram pages millionaires बनने का सपना बेचते रहते हैं, FOMO दिलाते रहते हैं, उस भीड़ में we got to know something which we could actually follow to become millionaires in real time. उस समय में मैं बैंगलोर में अपनी इंटर्नशिप कर रहा था एंड आई एक्सप्लोर्ड द होल बैंगलोर इन ऑर्डर टू नो कि आखिर इसमें ऐसा क्या है कि पीपल आर गोइंग नट्स अबाउट दिस कैफे. एंड द रीजन आई केम टू नो वाज quite simple yet very shocking. This cafe was just a cafe but not a normally open cafe. इस कैफे को खोलने एंड ऑपरेट करने के पीछे का एक एक स्टेप काफी स्ट्रैटेजिकली प्लान था, which we are being taught in our MBA colleges. So बने रहिए हमारे साथ इस पूरे वीडियो में ये जानने के लिए कि कैसे रामेश्वरम कैफे become a hit in just 2 years of time without any external funding and with less number of outlets unlike desi chains like Chayos, Chai Point, Burger King, etc. etc. बाकी अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए, कुछ सीखने को मिले, तो join our community by subscribing to us. So before we dive into the great story of Rameshwaram Cafe, let's take a moment to talk about the power of good food. कोई डिलीशियस फूड बस कुछ फूड आइटम्स नहीं होते, बल्कि दे आर इमोशंस. एंड लोगों को साथ लाने के लिए और एक कम्युनिटी से जोड़ने के लिए डिलीशियस फूड से अच्छी चीज कोई एग्जिस्ट करती ही नहीं है. रोड साइड के ठेले पर बिक रही फेमस दिल्ली के छोले कुलचे भी एक गो टू इवनिंग स्टॉपेज बन जाते हैं अपने दोस्तों से मिलने के लिए. एंड दैट इज व्हाट रामेश्वरम कैफे हैज डन. This small cafe chain has become a hub for foodies in Bengaluru and thanks to its mouth-watering dishes and affordable prices. But wait, मैंने तो अभी कहा कि this has been set up in a very calculative way and that is why we need to know a little bit about their history. It all started with a roadside cart and a dream, and the first brick of this dream was laid in 2021. आज से 2 साल पहले. Yes, you heard it right. In an era of COVID, by CA Divya Raghavendra Rao and her husband Raghavendra Rao. They both had a passion for food and a desire to share it with others. एक छोटा सा brief देना बहुत ही important है कि CA Divya Rao became CA at the age of 21 and then went to IIM Ahmedabad to pursue a course in finance and management. And चाहे specialization कोई भी हो, everyone in the first semester of MBA is taught every aspect
and domain of business. And during a class at IIM Ahmedabad, the professor said something which really pained Divya a lot, and which was Indians are not good at running restaurants. That is why we learned case studies on McDonald's, Starbucks and KFC and not any Indian restaurant. और ये कोई छोटी बात नहीं थी. दिव्या ने इसे दिल पर ले लिया and she wanted to change that. और इसके बाद destiny heard her and she met Raghav, who had failed on cafe despite having 15 years of experience in food industry. But एक असली entrepreneur वही होता है जो कभी हार नहीं मानता. And he wanted to start again and approached Divya for advice on the numbers. दिव्या को कुछ बड़ा करना था and उससे भी important, she wanted to prove her professor wrong, which is why she left her high-paying job and joined Raghav as a partner in the cafe. They started off very small, with just a few tables and chairs, but their food quickly gained a reputation of being some of the best in the city. And as the cafe's popularity grew, it started to attract attention from media. And अभी कुछ दिन पहले, a video about cafe's success was posted on YouTube and was discussed about this on Zerodha's founder Nikhil Kamat's channel, which quickly went viral. And if you'll see Rameshwaram, and I'll give an example. I've been there, yeah. So they cut like 7,500 bills a day. Crazy. this is worth discussing, that a cafe having just 4 outlets does 4.5 crore of sales per month. This was just an emotional part of the story. Let me take you a little deeper on the numbers and the shallower part of their business. Rameshwaram Cafe started in JP Nagar, Bengaluru. The cafe sold Indian delicacies जैसे कि घी इडली, डोसा, प्लेन इडली, और फाउंडर्स के हिसाब से ये कैफे एक ट्रिब्यूट था टू द ग्रेट एक्स प्रेसिडेंट लेट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एंड हिज बर्थ प्लेस रामेश्वरम. इनिशियली उनका बिजनेस काफी स्लो था, but then something magical started to happen. More than 90% of the customers who visited the place posted the photos of the food. The cafe reached the highest rating of 4.5 out of 5 with just first 1000 customers itself. खाने का वेट करने के लिए people used to stand in queue till 1 AM even after having the second store. लेकिन इस पूरे सक्सेस की रेसिपी को अगर समराइज किया जाए तो as per interviews of CA Divya on Jar podcast and from the post of Mr. Aditya Arora, the CEO of Far Capital, they use fresh ingredients like pure ghee. They prepare chutney and batter in 2 batches per day. They avoid refrigeration to maintain freshness of the food. They train their staff rigorously for 6 months to maintain standardization, installing self-ordering kiosks on the newly opened outlets to decongest load on cash counters. Currently उनके पास 4 stores हैं and all of them operating in Bengaluru with stores as small as an area of 10 into 10. They process 7,500 orders daily, which generates approximately 4.5 crore worth of sales every month. They have staff of over 700 plus people and are going to open their stores in Dubai and Hyderabad. And one more thing, Divya and Raghav are married now. The story is so soothing and the lessons learned are so quite simple yet very effective. Lekin wait, this is just the tip of the iceberg. This case study is an ocean of marketing lessons in itself. हमें किसी भी इंडस्ट्री में एंटर करने से पहले उसकी मार्केट साइज देखनी चाहिए, इफ इट इज ह्यूज और वेरी लेस, एंड दिस इज कॉल्ड टैम, टारगेट एड्रेसेबल मार्केट. एंड टॉकिंग अबाउट टैम ऑफ QSRs यानी कि क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स, इट इज मोर देन $800 billion वर्ल्ड वाइड एज पर स्टैटिस्टा. एंड अगर इंडिया की बात करें तो अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय researchandmarket.com, 2022 में QSR मार्केट इंडिया में 1719 करोड़ इंडियन रुपीज यानी कि 171.9 बिलियन इंडियन रुपीज की थी, विच इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो टिल 431.27 बिलियन रुपीज बाय फाइनेंशियल ईयर 2027. मतलब कि CAGR ग्रोथ रेट ऑफ 20.47% अप्रोक्सीमेटली. सो इफ वी सी, ये इंडस्ट्री वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव इंडस्ट्री बन जाती है टू स्टार्ट एनी बिजनेस. और ये बात तो कोई भी बता सकता है कि हंगर इज आवर नीड, एंड विद इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड इंक्रीजिंग spending class, everyone wants to spend on food and clothes. Her next step includes naming the business, और यहाँ पर these two people played very well. They used a principle of marketing called emotional marketing or emotional branding. They chose the name Rameshwaram and बस उसे वही नहीं छोड़ दिया. They used the name to create emotional connection with people with this name by mentioning it everywhere. कि this cafe is a tribute to the missile man of India and our ex-president late Dr. APJ Abdul Kalam's birthplace, Rameshwaram. And to connect Indians and South Indian dishes, this name seemed really very perfect, and this can really be seen in all of the interviews, websites, blogs, or everywhere online you could see. I may be wrong on this,
लेकिन मार्केटिंग एंड बिजनेस पर्सपेक्टिव से दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पार्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रांडिंग। एज किसी भी कंपनी का नाम उसके पोजिशनिंग को बहुत इंपैक्ट करता है। सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग आर द नेक्स्ट स्टेप्स इन एनी बिजनेस and it is clearly evident seeing the location of outlets that they target the age group majorly consisting of 20 to 40 years and especially office goers and young adults, and eventually they became a sensation on social media. It became a hangout place for CXOs level meets. After that, talking about the positioning they tried and conveyed, as per what I was able to figure out, was ki they don't sell pure ghee idli dosa or any of the dishes, but they give you a place to bond, a place to hang out casually and enjoy friendship. क्योंकि क्वालिटी एंड मेन्यू आइटम्स सिमिलर टू दिस अदर चेन्स लाइक IDC मतलब कि इडली डोसा कॉफी भी बेचते हैं, बट वहाँ उनकी पोजिशनिंग डिशेस तक ही लिमिटेड होती है, कस्टमर सर्विस तक ही लिमिट होती है। लेकिन रामेश्वरम कैफे इज वे बियॉन्ड फूड, इट्स अ कम्युनिटी। QSR मॉडल सर्विस इंडस्ट्री में ऑपरेट करता है, इसीलिए देयर इज अ फ्रेमवर्क कॉल्ड 7 P's ऑफ मार्केटिंग, जिसमें हम इस इंडस्ट्री के सारे स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, विच आर प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन, पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस। और अगर हम गौर से देखें तो इसके बाहर आपको कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा जिसके सहारे रामेश्वरम कैफे ने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई हो। प्रोडक्ट में अगर गौर करके देखें तो इनके मेन्यू आइटम्स काफी लिमिटेड होते हैं, जिससे कि उनकी स्टैंडर्ड मेंटेन अच्छे से की जा सके विथ प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। दे ऑफर ऑल द फेमस साउथ इंडियन डिशेस एंड अमंग देम ghee podi idli, filter coffee and dosa chutney are the best selling products. And the most interesting thing about their menu items कि उन्होंने टाइम स्लॉट्स के हिसाब से फूड आइटम्स डिवाइड भी किए हुए हैं एंड मेन्यू पर दिखाया भी हुआ है। अब जरा सोचिए कि आप रेस्टोरेंट में जाते हो एंड आप कुछ ऑर्डर करते हो एंड दे टेल यू कि ये तो नहीं है साहब, बस उसके बाद आपका मूड ऑफ हो जाता है। अगर आपके पास कोई और ऑल्टरनेटिव है तो आप उनके पास चले जाओगे अगली बार। इसीलिए कीपिंग दिस इन माइंड, दिस एग्जैक्ट टाइमिंग हैड बीन मेंशन्ड ऑन द मेन्यू कार्ड एंड ड्यू टू limited food items, it becomes really easier for people like me and you to decide on what to eat, and with this there is very less time lost in order process from seeing the menu to ordering an item. Pricing strategy की अगर बात करूं तो बेंगलुरु के हिसाब से उन्होंने मिड प्रीमियम रेंज की प्राइसिंग रखी है, जिससे प्राइस किसी के लिए भी बैरियर ना बने और प्रीमियम फील भी आ जाए। एक मसाला डोसा 70 का एंड एक फिल्टर कॉफी 20 की, और 150 से 200 रुपए के अंदर सारे मेन्यू आइटम्स आ जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसी भी QSR इंडस्ट्री में होती है उसकी प्लेस यानी कि लोकेशन, एंड उनकी लोकेशन एकदम वेल क्राउडेड जगह पर है। इंदिरा नगर की आउटलेट भले ही छोटी है बट इट इज सराउंडेड बाय बिगर ब्रांड्स एंड फूड आउटलेट्स, एंड बाकी 3 जगह एकदम ऑफिस गोइंग रोड के जंक्शंस पर मौजूद है विथ वेरी वाइड एरिया एंड नो सिटिंग्स, जिससे ज्यादा लोग खड़े हो पाए एंड प्लेस क्राउडेड दिखे। और क्योंकि खड़े होने का एरिया ज्यादा है, मोर पीपल कैन स्टैंड एंड ईट एट अ प्रीमियम लोकेशन एट वेरी फीजिबल प्राइस। एंड ह्यूमन नेचर यही होता है कि भले ही फूड क्वालिटी कैसी भी हो, जहाँ क्राउड होती है वहाँ भीड़ अपने आप ही अट्रैक्ट होती है। और ये प्रैक्टिस आपको बैंगलोर में इजिली देखने को मिल जाएगा। मेनी ऑफ द फूड जॉइंट एरियाज आर वेल प्लान्ड इन सच अ वे कि आपको उस फूड कॉम्प्लेक्स एरिया में खाने के डिफरेंट आइटम्स के विंडोज दिख जाएंगे। एंड टी विंडो स्ट्रैटेजिकली ऐसे लोकेशन पर प्लेस किया जाता है कि साइड से लोग खड़ा होकर पूरा फुटपाथ कवर कर दें, जिससे कि सारे फूड विंडोज बाहर से कवर हो जाएं, सो दैट वी थिंक कि दिस इज अ क्राउडेड प्लेस, कुछ तो इसमें बात होगी एंड वी शुड डेफिनेटली ट्राई दिस। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सिंस दे हैड प्लान टू सर्व ऑफिस गोअर्स, इसलिए उनके आउटलेट्स सुबह 6:30 से लेके 1 बजे सुबह तक खुलता है, ताकि कोई भी ऑफिस गोअर कैन ग्रैब द फूड एंड खाते खाते ऑफिस निकल जाए। उससे भी इंपॉर्टेंट चीज जिसने रामेश्वरम कैफे को सक्सेसफुल बनाया वो थी उनकी प्रमोशनल स्ट्रैटेजी। अकॉर्डिंग टू देम इट इज ऑल ऑर्गेनिक वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन। लेकिन एक स्ट्रैटेजी जो बेंगलोर में ऐसे बहुत फूड जॉइंट्स यूज करते हैं इन ऑर्डर टू गेट द ब्रांडिंग डन ऑर्गेनिकली इज दे ऑफर 365 डेज सोशल मीडिया कैंपेन, जिसमें कि यू जस्ट टेक अ सेल्फी, put on your stories and tag them and receive free food items. और ये मैंने अक्सर बेंगलुरु के most of the semi premium outlets पर देखा। They never went to advertise about them and let people decide to share it on their social media. So crowd, social media and question answer forums became the gold mines for them. और बाकी के 3 factors जो इस इंडस्ट्री में important है, those are people, physical evidence and process, which were taken care of properly. Staffs are trained rigorously for 6 months to perform as per their standard operating procedure. Process को इतना robust बना दिया गया, मतलब कि each and every process from receiving orders and cooking to delivering, ये तीनों factors पे इतना ध्यान दिया गया कि
फैक्टर्स लाइक इनएफिशिएंसी एंड इनकंसिस्टेंसी इन टेस्ट का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता. एंड आफ्टर द इशू ऑफ क्राउड ऑर्डर मैनेजमेंट रोज, दे इंस्टॉल्ड सेल्फ ऑर्डरिंग kiosks to reduce the burden on ordering counter, which everyone started talking about on social media and become another factor for their success. इंटरनेट एक डेटाबेस है, मतलब कि यहाँ चीजें बहुत जल्दी फैलती हैं एंड लोग एक रिव्यू पढ़कर 10 दोस्तों को लेकर जाते हैं. एंड दैट इज हाउ दे हैड लॉट्स ऑफ फिजिकल एविडेंसेस फ्रॉम कस्टमर साइड इटसेल्फ ऑन द सोशल मीडिया. अब सुनने में तो काफी शॉकिंग लगता है कि ओनली विद दीज स्ट्रैटेजीज दे वुड हैव रीच्ड एट दिस पॉइंट. लेकिन फिर मैंने बहुत लोगों से सर्वे किया कि व्हाई डिड दे कम टू दिस प्लेस. तो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आंसर्ड क्वालिटी एज वेल एज प्रीमियम फूड एट अ प्रीमियम आउटलेट हैविंग अफोर्डेबल प्राइसिंग, एंड दूसरा था अ कैजुअल हैंगआउट एंड मीटिंग प्लेस विद फ्रेंड्स. भले ही नन ऑफ देम अग्रीड फॉर द रिकॉर्डिंग टू बी पोस्टेड, इसीलिए आई कुड नॉट अटैच इट हियर. लेकिन आप खुद इस चीज को एक्सपीरियंस कर सकते हो अपने बेंगलुरु के दोस्तों से बात करके. लेकिन वो एक ही चीज थी जिसने रामेश्वरम कैफे को इतना बड़ा बनाया, और वो था हर एक स्ट्रैटेजी का प्रॉपर एग्जीक्यूशन. और ये सारे स्ट्रैटेजीज आपको क्राउडेड QSR में इजीली मिल जाएंगे, लेकिन सारे के सारे स्ट्रैटेजीज उनमें ढंग से इंप्लीमेंट नहीं किए गए थे, या फिर उन्होंने जानबूझकर नहीं किया होगा. आरोग्यहार एक ऐसा आउटलेट है जहाँ की टेस्ट एंड फूड क्वालिटी भी ऑसम है एंड प्राइसिंग ऐसी कि कोई भी मिडिल क्लास उसको डेली अफोर्ड कर सकता है, एंड भीड़ इतनी कि शायद आप काउंटर तक भी नहीं पहुंच पाओ. लेकिन फिर भी रामेश्वरम कैफे गॉट all the balls sent to the stadium for 6 just because of proper strategic implementation. We need your support and we would improve ourselves every time according to your feedback in the comment box below. And our aim is to make business education free through our YouTube channel. We just need our family to grow bigger, and to join us, please subscribe to our channel. See you in the next video.